बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, शेर अफजल मरवत ने जो कदम उठाया आईनी अदालत में, वो गए कि वज़ीर आला तब्दील किया जाए। जो नया वज़ीर आला सुहेल आफरीदी है वो ठीक नहीं है। अली अमीन गंडापुर को वापस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया जाए। इस मामले पे शेर अफजल मरवत पे ज़्यादा तनकीद हो नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, और इमरान खान पहले ही उनके बारे में बता चुके हैं कि ये आदमी हम में से नहीं है। लिहाजा अगर वो धोखा दे या कोई बात करे तो तहरीक इंसाफ के लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इमरान खान ने भी बता दिया और उनके दिमाग में भी ये बात है कि ये इमरान खान का वफादार नहीं है, ये आदमी धोखा दे सकता है, इमरान खान साहब ने इनको पार्टी से निकाल दिया है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। लेकिन अली अमीन गंडापुर पे बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद जो एक ट्वीट किया, वो ट्वीट बड़ा अजीब सा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैंने अपने लीडर इमरान खान के हुक्म के मुताबिक बिला किसी ताख़ीर के अपनी वज़ारत आला के इस्तीफ़े की हदायत पर अमल दरामद करवाकर अपना फ़र्ज़ अदा किया। किसी भी तरह के केस या अदालती कार्रवाई के साथ ना मेरा ताल्लुक़ है और ना मेरा कोई अमल दखल है। अली अमीन गंडापुर, ये उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट कर दिया। इसको आप दो तरह देख सकते हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तनकीद क्यों हो रही है इस ट्वीट के बाद? वो इसलिए हो रही है कि शेर अफजल मरवत ने जो नुक्ता उठाया अपने केस में वो ये है कि अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से इमरान खान ने हटाया, और इमरान खान क्योंकि एक नाअहल शख्स हैं और सज़ा याफ्ता शख्स हैं, तो उनके दबाव के ऊपर वज़ीर आला की तब्दीली गैर आइनी और गैर कानूनी है। ये है जी शेर अफजल मरवत का केस। अली अमीन गंडापुर ने अपने इस स्टेटमेंट में इस बात की तौसीक की और इस बात को कंफर्म किया कि वाकई उन्होंने इमरान खान के हुक्म पर ही अपनी वज़ारत आला छोड़ी थी। हालांकि छोड़ी इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर ही थी, लेकिन इस मौका पर अली अमीन गंडापुर साहब ने उस बात को कंफर्म किया। यानी शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान नाअहल है, इमरान खान जो है वो सज़ा याफ्ता है, लिहाजा उनके कहने के ऊपर या उनके दबाव के ऊपर वज़ारत आला में तब्दीली गैर आइनी गैर कानूनी है। ये शेर अफजल का मौक़िफ़ है। तो अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं और वो कहते हैं जी बिल्कुल मैंने उन्हीं के कहने पे छोड़ा था। इसको इस एंगल से देखा जा सकता है। दूसरा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि मैंने तो इमरान खान की बात मान ली थी और मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। एक एंगल ये भी है कि अली अमीन, और ये बात वाकई आपको सबको माननी पड़ेगी कि अली अमीन गंडापुर ने उस वक्त लैतोलाल से काम नहीं लिया था। उनके पास ऑप्शंस भी कम थे, पार्टी उनके खिलाफ हो रही थी, कारकुन उनके खिलाफ हो रहा था, तो वो ज़्यादा देर वहाँ पर टिक नहीं सकते थे। अगर वो ज़बरदस्ती रुकने की कोशिश भी करते तो तहरीक अदम एतमाद आती, वो उसके अंदर फारिग हो जाते। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो शेर अफजल मरवत ने कहा, बात तो वही है कि मैंने इस्तीफ़ा इमरान खान साहब के कहने के ऊपर दिया था। तो ये एक तरह से उन्होंने शेर अफजल मरवत की बात की तौसीक कर दी। अब यहां अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह सकते थे कि जी ये दरखास्त वापस ली जाए। देखें ना, आप ये वीडियो देखें, जो ताल्लुक शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर का स्टेज पे नज़र आ रहा है, जैसे जफ्फियाँ डाल रहे हैं, मिलकर हाथ उठा रहे हैं, और जिस तरीके से ये अपनी मकबूलियत शो कर रहे हैं, हालांकि उस वक्त दोनों अवाम में मकबूल नहीं थे। ये वो हालात थे जब शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया हुआ था और अली अमीन गंडापुर साहब उनको पार्टी के अंदर रखना चाहते थे। तो ये आपस में देखें किस तरह शेरो शक्कर थे। ये भी एक टाइम था। अब अली अमीन गंडापुर साहब के कोई बुरे ताल्लुकात तो नहीं है शेर अफजल मरवत से, तो वो उन्हें फ़ोन करके कह सकते हैं कि भाई आपने ये क्या किया। आपका एक करीबी दोस्त है, उससे आपका एक बहुत अच्छा ताल्लुक है, और वो आपके हवाले से एक पटिशन डाल देता है आईनी अदालत में और आपको ये पता ही नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इस पर जो बात की है बैरिस्टर गौहर ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त, उन्होंने इसे साजिश करार दिया। शेर अफजल की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हटाने की आईनी दरखास्त एक साजिश है, ये बैरिस्टर गौहर ने कहा। रुकन असम्बली भी हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनकी जानिब से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बहाली की दरखास्त को साजिश करार देते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला हटाने की इजाज़त सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान देते हैं और सुहेल आफरीदी उनकी मर्ज़ी से बने हैं, ये फ़ैसला तब्दील नहीं हो सकता। एक तरह से ये भी तौसीक कर रहे हैं। असल में देखें, बड़ा टेक्निकल मामला है। इमरान खान साहब का ये हुक्म था कि वज़ीर आला तब्दील कर दिया जाए, और इमरान खान साहब ने ही फाइनल किया था कि सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया जाए। ये बात एक हकीकत है।
लेकिन इसी एक नुक्ते को कानूनी जवाब फराहम करके अब इमरान खान साहब क्योंकि नाअहल हैं, वो सजा याफ्ता हैं, जनाब उनके दबाव पे हटाया, लिहाजा वापस बहाल किया जाए। और यहां आईनी अदालत से आप किसी भी बात की तवक्को कर सकते हैं, यहां कुछ भी हो सकता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ना, वो दी थी शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ने कहा था कि यह साजिश 3 लोगों ने मिलकर बनाई, और आज से कुछ दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने यह सारा भांडा फोड़ा था। चंद दिन पहले शहजाद अकबर साहब ने एक वीलॉग में यह बताया था कि 3 लोगों की मुलाकात हुई है चक शहजाद के एक फार्म हाउस पे, और उसमें शेर अफजल मरवत, राणा सनाउल्लाह और गंडापुर का उन्होंने नाम लिया था। और ये 1 अप्रैल को उन्होंने कहा था मुलाकात हुई है, उसमें चंद चीज़ें तय पा गई थी, और इस पिटीशन का फाइल करना भी उसी वक्त तय पा गया था जो अब फाइल कर दी गई है। ये शहजाद अकबर साहब ने पहले खबर दे दी थी, कार्रवाई अब हो गई है, मज़ीद तफसीलात आपको मिलती रहेंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, जिसमें इस वक्त वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, उसके ऊपर मीडिया की तरफ से भी अब यलगार की जा रही है, उसके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वहाँ गंदम की फराहमी बंद कर दी गई है, गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बढ़ गए हैं, ड्रोन से भी लोग शहीद हो रहे हैं, मार्टर से भी लोग शहीद हो रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आप प्लस माइनस करके देखते हैं तो ये एक हुकूमत को मुकम्मल तौर पे नाकाम बनाने की कोशिश है। और आपको पता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन कामों में बड़ी माहिर है, वो हमेशा से यही करते चले आए हैं, और अब वो अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया समेत, और कोशिश करेंगे कि सुहेल आफरीदी अगर बात मानते हैं तो ठीक है, अगर वो कंट्रोल में आ जाते हैं और मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर सुहेल आफरीदी उसी रास्ते पर चलते हैं जो इमरान खान ने बताया हुआ है, तो उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश की जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि आईनी नुक्ता नज़र से आईनी अदालत कह दे जी बहाल कर दो अली अमीन गंडापुर को, तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा। फिर यह होगा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर अवाम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और फिर उनको उतारा जाएगा, और फिर उनकी जगह पे किसी और बंदे को लाया जाएगा। ये यहाँ पे आप इमरान खान के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। आप गवर्नर राज लगा लें, ज़बरदस्ती कर लें, कोई एमरजेंसी नाफिज कर लें, कोई आप गंद मार लें, उसका फ़ायदा इमरान खान को ही होगा। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप ऐसे नाकाम नहीं बना सकते। जब तक इमरान खान जेल के अंदर आपने बंद किया हुआ है, ज़ोर ज़बरदस्ती से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंट्रोल किया हुआ है, तब तक आप कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर भी वहाँ पर इमरान खान साहब को डीफेम नहीं कर सकते। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट समझ नहीं रही, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो गई। आपको पता है इमरान खान साहब का केस अलकादर यूनिवर्सिटी वाला वो चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 1.25 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त डाली हुई थी सज़ा मुअत्तल करने की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुन ही नहीं रहा था। पहले एक और चीफ जस्टिस थे, फिर ये वाले चीफ जस्टिस भी थे, तो ये दरख्वास्त कोई सुन ही नहीं रहा था। 1.25 साल से नहीं सुनी, लेकिन एकदम दरख्वास्त आती है जनाब कि आप अपील सुन लें सज़ा के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी हम सज़ा के खिलाफ जो अपील वाला केस है वो सुन लेते हैं, जो सज़ा मुअत्तली वाला है उसको हम बर्खास्त कर देते हैं, उसको फारिग कर दिया। वो दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी जहां पे इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली होनी थी। अब इस फैसले के खिलाफ इमरान खान साहब के वकला ने कहा जी हम अपील करना चाहते हैं। अब ये उनका हक भी है कि हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जहां वो चाहें वो अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अपील दायर करने के लिए उन्हें जाना पड़ेगा इमरान खान साहब के पास, और वकालतनामे पे दस्तखत करके इमरान खान साहब से इजाज़त लेकर आना पड़ेगा। अब वो बार बार बताते हैं अदालत में कि जनाब अपील दायर करनी है आपके फैसले के खिलाफ, लिहाजा मेहरबानी करें इमरान खान साहब से वकालतनामे पे दस्तखत करवाने दें। तो वहाँ जज साहब ये कहते हैं कि नहीं वो आपका अपना मसला है, हमारा मसला नहीं है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ होने वाले एक फैसले के खिलाफ अपील में जाना चाहती है, वहां पे जज साहब कहते हैं कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत कराना आपका अपना मसला है। और अब जज साहब ने एक और फैसला जारी कर दिया है जहां वो अब सजा सुनाना चाहते हैं इमरान खान साहब को। तो ये जनाब अब अलकादर वाला केस है। हैरान कुन सूरत हाल है। इसको बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन एहतशाम कियानी साहब ने बहुत शानदार रिपोर्ट किया। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकबर राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच को बार बार बताया
कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करके अपीलें सुनने के फैसले के मुतासरा हैं और अपील दायर करना चाहते हैं कि जनाब आपने ये क्या किया, क्या फैसला दिया आपने, जो कैदी का बुनियादी हक है। लेकिन सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपील के लिए वकालतनामे पर दस्तखत करवाकर नहीं दे रहा। लेकिन चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं की और जब ऑर्डर लिखवाया तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को यह कहा कि ये जो मेरा वाला केस है ना, जिसमें मैं सजा दोबारा देना चाहता हूं, इसमें आप वकालतनामे पे दस्तखत करवा दें। अंदाजा करें, एक ही जज है, एक ही अदालत है, उसी अदालत में केसेस लगे हुए हैं। वकील कहता है जनाब ये वाला जो केस है इसमें मैं इमरान खान के वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है ये। वो वकील कहता है जनाब आप इजाजत दें, मैं वकालतनामे पे दस्तखत करवा के ले आऊं, मैं अपील करना चाहता हूं। जज कहता है नहीं, मेरा मसला नहीं है। लेकिन दूसरे ऑर्डर में वही जज कहता है कि जनाब वकालतनामे पे दस्तखत करवाएं क्योंकि इस केस में मैंने सजा देनी है। अंदाजा कीजिए आप, ये हालात है इस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदलिया के। डोगर कोर्ट जो है वो सारा कुछ ऐसा कर रही है जो अदालत को जेब ही नहीं देता, ना किसी जज को, ना किसी अदालत को। ये जज ये सोचते नहीं कि इन्होंने मरना है, इन्होंने जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब देना है। अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो ये कैसे बताएंगे कि जज साहब मैंने जिस केस में सजा देनी थी उसमें मैंने सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को कहा कि दस्तखत करवा दे इमरान खान के, और जिसमें मैं केस नहीं सुनना चाहता था, जिसमें इमरान खान का कानूनी फ़ायदा था, वहाँ मैंने ऑर्डर नहीं दिया। कैसे जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फेस करेंगे? इन्होंने मरना नहीं है इन लोगों ने। यानी जस्टिस मुनीर, क्या आपको लगता है कि उसके साथ क्या होगा? यानी गलत सजाएं दी गई ना इंसाफी की गई, तो ना इंसाफी करने वाले जज की पकड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे, बड़ी खौफनाक सजाएं इनके लिए तो। और इन्हें डर भी नहीं लगता। दुनिया के छोटे छोटे फ़ायदे हैं, एक गाड़ी ले ली, घर ले लिया, थोड़ा पैसा ले लिया और बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लिए, पाकिस्तान से बाहर छोटी मोटी जायदाद बना ली। इस किस्म के फ़ायदे होते हैं ना नॉर्मली, जो इस किस्म के लोगों को मिल जाते हैं। तो क्या है ये सारा यही रह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा झटका लगता है, हिचकी आती है, इंसान चला जाता है दुनिया से। फिर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब कैसे देंगे जब वो आपसे पूछेगा कि आपको तो मैंने मुनसफ की कुर्सी पे बिठाया था? तो वहाँ ये अल्लाह को ये कहेंगे कि मुझे तो आसिम मुनीर ने बिठाया था, अल्लाह मैं तो 15वें नंबर पे था, वो मुझे उठा के पहले नंबर पे लेकर आया। वहाँ ये बात सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी। एक दफ़ा सोच लें अगर आप ये जुमले मेरे सुने तो, और एक दफ़ा कुरान पाक निकाल के पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। अहादीस के अंदर पढ़ें और देखें कि आपके ऊपर कितना बोझ है। आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे जजेस गुजरे हैं, तारीख भी उनको बहुत बुरे लफ्ज़ों में याद रखती है। आप कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखे जाएंगे, आपकी अपनी औलाद आपको बुरे अल्फाज से पुकारा करेगी। ये मेरी बात आप लिख के रख लें, और ये होगा आपके साथ। साकिब बशीर साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा वैसे हद ही हो गई है। गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिख रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस में वकील की तब्दीली की सूरत में सिर्फ वकालतनामे में दस्तखत करवा के जेल हुक्म दें। उन्होंने कहा जी साहब को थोड़ा सा दिल बड़ा करके लिखना चाहिए था, यह कैदी का हक है, फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी है, और जेल सुपरिटेंडेंट इसका पाबंद है कि वकालतनामे जो भी हैं वो दस्तखत करवाए जाएं। लेकिन जज ने ये नहीं लिखा। जज ने कहा जी मेरा वाला जो फ़ायदा है ना, जो मैंने करना है उसके ऊपर आप दस्तखत करवा के दें, और जो मेरे फैसले के खिलाफ अपील आ रही है उस पर आप जाने, आपका काम जाने, मैं उसके लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं करता, और कहते हैं जाके आईनी अदालत से मिल लो। नाज़रीन, अब गंदम का बहरान बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज़ों के बढ़ने की रफ्तार में बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में इजाफा हो रहा है। ये अभी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मौजूदा रजीम जिसे आसिम मुनीर साहब कंट्रोल कर रहे हैं, ये समझ आने ही नहीं दे रहा। ये आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों तक को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के ऊपर कितना बोझ पड़ गया है। ये जितना कर्जा आसिम मुनीर साहब और इनके साथियों ने ले लिया है, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, और ये इसी रफ्तार से कर्जा लेते चले जा रहे हैं। इन्होंने ज़ीरो बॉन्ड जारी किए, इन्होंने लगभग 80 अरब रुपया लिया, और पाकिस्तानियों को 550 अरब देना पड़ेगा 15 साल के बाद। नाजरीन, इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तान की मईशत के साथ कि कोई बहुत बड़ा मईशत दान भी आ जाए ना, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम कुर्बानी भी दे, तो 10-15 साल से पहले पाकिस्तान इस शिकंजे में से नहीं निकल सकता जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिया है। और जितने दिन ये पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में रहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ जिस तरह ये कर्जा ले रहे हैं, जिस तरह ये मईशत को डबो रहे हैं, जिस तरह ये हर चीज़ को बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क खसारे में जा रहा है, हर गुजरते दिन की कीमत पाकिस्तानियों को महीनों तक चुकानी पड़ेगी। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें। इकॉनमी पर बात होने ही नहीं दे रही है। मीडिया के अंदर इन्होंने ड्रामा लगाया होता है कि पीटीआई के इख्तलाफात के ऊपर कर लो प्रोग्राम,
फलाने के स्टेटमेंट के ऊपर कर लो प्रोग्राम, जनाब मरवत ने ये कर दिया इसके ऊपर प्रोग्राम कर लो, उस पर कर लो। भाई असल काम ये है, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद हो गई, आम आदमी रुल गया पाकिस्तान का। गुर्बत और महंगाई की शरह रिकॉर्ड इजाफे के साथ बढ़ गई है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके पास काम करने के लिए नहीं है और हर उम्मीद नौजवानों से छीन ली गई है। सरमाया पाकिस्तान से बाहर निकल रहा है, बाहर से कोई आदमी पैसा पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं है। और आज पाकिस्तान का मीडिया अवाम के सामने माइक लेकर भी नहीं जा रहा कि अवाम से पूछा जाए कि जनाब क्या सूरत हाल है, आपके ऊपर क्या गुजर रही है। कुछ भी नहीं हो रहा ऐसा। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आसिम मुनीर साहब अब ईरान जाएंगे। तो खबरें ऐसे आई हैं कि शायद ये दौरा मुलतवी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा खबरें यही हैं कि आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर जाएंगे। जाना तो उन्हें है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और कोशिश यही है कि ईरान और अमेरिका किसी ऐसे नतीजे पर पहुंच जाएं जहां पे यूरेनियम का मसला और आबना हुर्मुज़ का मसला हल हो जाए, और ईरान जो चाहता है उसमें कुछ चीज़ें ईरान को मिल जाएं और डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग मिले ताकि दुनिया की जान छूटे इस लड़ाई से। उधर प्यूटन ने कुछ चीज़ें बताई हैं प्रेसिडेंट शी को, क्योंकि आपको पता है कि प्यूटन इस वक्त दौरे पर हैं चाइना के, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट शी के साथ। तो उन्होंने बताया कि कुछ चीज़ें तय पा गई थी और कुछ मामला हल होने के करीब पहुँच गए थे, और ईरान की जो यूरेनियम का मामला है उस पर अमेरिका बहुत परेशान है और उसका हल एक निकाल लिया गया था। रूसी सदर ने चीनी सदर को ये बताया, और ये जो स्टेटमेंट है ये रूसी सरकारी दफ्तर क्रेमलिन से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है कि सदर प्यूटन ने शी जिनपिंग को एक बार फिर तजवीज़ दी कि रूस ईरान की यूरेनियम को अपनी सरजमीन पर मुंतकिल करके महफूज रखने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि रूस ऐसा सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है वो कम की जा सके और खित्ते में अमन आ जाए। सदर प्यूटन ने कहा था कि इब्तदाई तौर पर तमाम फरीक इस फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए थे, यानी अमेरिका, इसराइल और ईरान सब मान गए थे कि ठीक है यूरेनियम अगर चली जाती है रूस में तो इससे सब मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने मौक़िफ़ सख्त करते हुए मुतालबा किया कि यूरेनियम रूस जाने की बजाय अमेरिका की निगरानी में उसे मुंतकिल किया जाए और अमेरिका के पास मुंतकिल हो जाएगी। उसके बाद ईरान ने भी अपना मौक़िफ़ बदल लिया। अब रशिया ये कहता है कि हम दोबारा से ईरान को कायल करने की कोशिश कर सकते हैं अगर अमेरिका इस बात के ऊपर आमादा हो जाता है तो। इसराइल की खैर है, अमेरिका आमादा हो गया तो बात ख़त्म। इसराइल तो 1.5-2 घंटे की खुराक है ईरान की, अगर वो नहीं मानेगा तो ईरान खुद ही उसको मना लेगा। लेकिन असल मामला ये है कि अमेरिका इस बात को मान ले। तो रूसी सदर ने कहा जी पहले इस चीज़ के ऊपर ये लोग मुत्तफिक हो गए थे, लेकिन उसके बाद दोबारा से बिगड़ गए हैं। अब एक और ख़बर आ रही है इसी यूरेनियम के हवाले से, और वो सुप्रीम लीडर के हवाले से है। मुश्तबा खामनाई जो ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मुल्क के आला हुकाम को हदायत दी है कि ईरान का अफसूदा शुदा यूरेनियम किसी भी सूरत मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। यानी जो भी करना है उसके साथ ईरान के अंदर करो, निगरानी में हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ये खबर बैनुल अक़वामी खबर रसां इदारे दे रहे हैं और ईरान की जानिब से जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो इसका दावा करती हैं। जबकि अमरीकी मीडिया एक और बात भी कर रहा है, वो ये कह रहे हैं जी ये खबर दुरुस्त नहीं है, हमारी ईरान के साथ बातचीत चल रही है और चीज़ें फाइनलाइज हो रही हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जा रहे हैं ईरान में और इसी पर बात होने जा रही है कि यूरेनियम को निकाला जाए ईरान के अंदर से बाहर। अब देखें आसिम मुनीर साहब इस पे ईरान को कायल कर सकते हैं या कायल नहीं कर सकते, और किन चीज़ों पे ईरान मान जाता है, किन चीज़ों पे नहीं मानता, क्योंकि यहाँ से जंग ख़त्म होनी चाहिए। सारी दुनिया के लिए यही बेहतर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और रात होती है वो अजीबोगरीब धमकी वाले ट्वीट करना शुरू हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, कि आज रात सारी सिविलाइजेशन जो है वो एक मार दी जाएगी, यानी वो मर जाएगी, पूरी सिविलाइजेशन ही मर जाएगी, पूरी तहजीब मिटा देंगे। ऐसी खौफनाक धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, और नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन, और वो कभी वापस जिंदा नहीं हो सकेंगे। मैं ये नहीं करना चाहता लेकिन मैं ये कर गुजरूंगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि हालांकि ईरान में इस वक्त टोटल रिजीम चेंज हो चुका है, हालांकि कोई रिजीम चेंज नहीं हुआ, वही सारा ईरान है उसी तरह है, बल्कि ये जितनी अमेरिका को और इसराइल को फैंटी लगी है ये तो मौजूदा रिजीम ने लगाई है। आयतुल्ला अली खामनाई तो पहले ही शहीद हो गए थे। बहरहाल वो अपनी तसल्ली के लिए कहते हैं कि जनाब रिजीम चेंज हो गया है और बेहतर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग चीज़ों को बेहतर अंदाज में करेंगे और जो 47 साल एक बदमाशी है उसका खात्मा हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की इस किस्म की एक ट्वीट भी है अभी इस वक्त। नाज़रीन एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर मेरे हाथ लगी है, खबर बड़ी मज़ेदार है, मैं चाहता हूँ उसको अगले वीलॉग में तसल्ली के साथ आपको बताऊँ।
कि चीन के J-10CE लड़ाका तैयारे, जिन्हें पाकिस्तान भी इस्तेमाल करता है, इमरान खान साहब ने इनका मुआहदा किया था चीन के साथ, और ये इसलिए हमने लिए थे कि हमें आइडिया हो गया था कि इंडिया जदीद राफेल तैयारे लेने वाला है, तो हमें उनके मुकाबले के लिए कुछ बेहतर तैयारे चाहिए थे। तो फिर हमने चीन के साथ मुआहदा किया था J-10CE लड़ाका तैयारों का, और मैंने जब पहली मरतबा 10 तैयारे आए थे तो बड़ा ज़बरदस्त एक वीलॉग बना के बताया भी था कि ये 4.5 जनरेशन के तैयारे किस नौइयत के हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन तैयारों का एक मुकाबला हुआ है यूरोप के तैयारों के साथ। मुकाबला बड़ा शानदार हुआ, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।